Assalamu alaikum everyone, welcome back as today is our second class. So we are going to start with our topic that was already mentioned in the meeting. Okay, so just give me a moment so that I can share my screen and start with the presentation for today. So here we go. As मैंने आप लोगों से वो कल बताया था, प्रॉमिस किया था कि हम जो है वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर हम एडवांस लेवल तक अपनी उसको जो है वो टॉपिक्स को लेकर जाएंगे। तो ये बहुत सिंपल चीजें हैं जो मैं अभी आप लोगों को के साथ डिस्कस करूंगी। क्विकली हम एक रिकेप ले लेंगे और उसके बाद जो है हम थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साथ में। उसके बाद हम थोड़े से एडवांस लेवल तक इसको लेकर जाएंगे आज की अपनी क्लास को। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप सब लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है जो मैं चाहूंगी कि आप लोग चैट में मुझे उसका रिस्पॉन्स दें। तो जल्दी से आप लोग मुझे बताएं कि सेट हम किसे कहते हैं और सेट क्या होता है। बिफोर स्टार्टिंग माय प्रेजेंटेशन, बिफोर स्टार्टिंग आप लोग जल्दी से मुझे चैट में बताएं। ओके, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो दैट्स गुड। सो विच मीन्स वी आर गुड टू गो विथ इट। और आप लोगों में से मोस्टली सबको पता है कि सेट क्या होता है, हम सेट किसे कहते हैं। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो उसको हम सेट कहते हैं। अब सेट का तो पता है, अब नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम हम किसको कहते हैं, जल्दी से बताएं ताकि फिर हम आगे चलें। नंबर सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से नंबर सिस्टम्स होते हैं और हम उनको क्या कहते हैं। कम ऑन, हरी अप। ओके, ठीक है, सही। रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ओके, वेरी गुड, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो मेरे पास पहले पहले आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन टू सेट्स है। जिस तरह सबने अभी अभी हमें बताया कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट में डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, सिमिलर ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होते कभी भी। एलिमेंट्स हो या ऑब्जेक्ट्स हो वो कभी भी रिपीट नहीं होते सेल के अंदर, वो डिस्टिंक्ट होते हैं और वेल डिफाइंड होते हैं, यानी इनका कोई मतलब होना चाहिए ताकि हम उनको डिफाइन कर सकें, डिस्क्राइब कर सकें कि क्या होते हैं। यस, मैं आप लोगों को ये शेयर कर दूंगी प्रेजेंटेशन, डोंट वरी अबाउट दैट। अब एग्जांपल्स है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये बिल्कुल बेसिक सी एग्जांपल्स मैंने रखी हुई हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे जो 3 डॉट्स हैं आगे, ये इस चीज को शो कर रहे हैं कि ये आगे और चलेंगे, मतलब ये इनफाइनाइट है, ये फाइनाइट नहीं है, खत्म नहीं हो रहा। ये जो 3 डॉट्स होते हैं ना किसी भी सेट के एंड में, और 3 होने चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं होते, 3 होते हैं। तो वो डॉट्स ये चीज रिप्रेजेंट करते हैं कि ये चीज अभी और आगे बढ़ेगी, ठीक है, आगे और जाएगी, मतलब इट इज कंटिन्यूड, ये इसको शो करते हैं। और दूसरा है सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश। तो ये जो AEIOU, ये 5 ही है, हमें पता है 5 होता है, उससे ज्यादा नहीं होते। तो आगे जो है ये एक फाइनाइट चीज है, फाइनाइट है, खत्म हो गई। लेकिन अब देखें, हमने जो कहा वेल डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड का मतलब ये होता है ऐसी चीज जिसको हम डिफाइन कर सकें, बता सकें कि ये जो चीज है किस चीज को शो कर रही है, ये जो हमारा सेट है वो किस चीज को बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हैं या यहाँ होल नंबर्स होते या इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स होते, तो उन चीजों के सेट्स जो हैं वो बन सकते हैं। आप लोगों की क्लास में स्टूडेंट, उनका सेट बन सकता है। फला क्लास में फला स्टूडेंट्स, फला क्लास में गर्ल्स का सेट या फला क्लास के बॉयज का सेट। तो इस तरह के सेट होते हैं जिनको हम डिफाइन कर सकें। अच्छा, सेट की नोटेशन यानी कि लिखने का तरीका क्या होता है। सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में लिखा जाता है। कर्ली ब्रैकेट्स यानी मिडिल ब्रैकेट भी कहते हैं हम इसको, कर्ली ब्रैकेट्स भी कहते हैं, सही है। स्मॉल ब्रैकेट या फिर लार्ज ब्रैकेट से जो है हम नहीं लिखते, सेट को शो करते। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड इनसाइड द ब्रैकेट्स। एलिमेंट्स हमेशा सेट के अंदर लिखा जाता है, सेट के बाहर नहीं लिखा जाते, नहीं लिखते हैं हम एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं। एलिमेंट्स मेंबर्स को कहते हैं जो सेट के अंदर नंबर्स लिखे हों या लेटर्स लिखे हों या जो कुछ भी लिखा हो उसको एलिमेंट कहते हैं। और हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से सेपरेट होता है यूजिंग कॉमा। एक कॉमा यूज करते हैं, उससे हम सेपरेट करते हैं एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से। तो आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ सेट। यहाँ पे कुछ टाइप हैं, और भी टाइप हैं जो मैं आपको आगे भी बताऊंगी। एक फाइनाइट सेट होता है जो अभी मैंने बताया, फाइनाइट सेट यानी खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल जो पहला पहला एग्जाम्पल है 1 2 3, इसको आप लोगों में से कोई डिफाइन करेगा, इस सेट को हम क्या कहेंगे।
इस सेट को हम क्या कहेंगे, जो पहला है जिसमें 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, टेबुलर फाइनाइट नेचुरल नंबर। नहीं, डिफाइन कैसे करेंगे? आई मीन जैसे पहले पहले में डिफाइन हुआ था ना, जिसमें आपको बताऊं यहाँ पे, इससे पहले एग्जांपल था सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसको हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर कह रहे हैं, इसको सेट ऑफ वॉवेल्स कह रहे हैं। इसी तरह ये जो पहले नंबर है 1 2 3, इनको हम क्या कहेंगे, किसका सेट है ये? सेट ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स। ये सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, एग्जैक्टली इसको हम कहेंगे सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। सही है। सेट ऑफ होल नंबर्स नहीं कह सकते क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। ओके, सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, वेरी गुड। दूसरा है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट होता है कंटेंट्स एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एग्जाम्पल 1 2 3। यहाँ पे देखें एक एक्सेप्शन आती है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि ये जो 3 डॉट्स हैं ये कंटिन्यू को शो करती हैं, और ये शो कर रहा है कि ये इनफाइनाइट है। लेकिन एक एक इस तरह भी होता है फिर जो हमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है, जिसकी वजह से 1 2 3 लिख दिया। सही है। फिर हमने 3 डॉट्स लगा दी, हमने कॉमा दिया और हमने 10 लिख दिया। अब आप लोग मुझे बताएं, ये जो मैंने दूसरा लिखा है जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, दूसरे सेट को, इसको हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट कहेंगे या इनफाइनाइट सेट कहेंगे? फाइनाइट सेट कहेंगे। ओके, वेरी गुड। फाइनाइट सेट हम इसको इसलिए कहेंगे क्योंकि इसके अंदर जो है वो एलिमेंट्स हमें पता है कि कितने आएंगे। बीच में से हम 1 से लेके 10 तक जो है वो नहीं लिख रहे थे, सारों को लिस्ट नहीं किया, तो बीच में हमने ये 3 डॉट्स लगा दी ताकि पता चले कि 1 2 3 कंटिन्यू हो रहा है आगे 10 तक। यहाँ पे 10 की जगह पे 100 भी हो सकता है। ये 10 तो मैंने इसलिए ऐसे ही लिखा। 100 लिखती तो ऑब्वियसली अब पूरे 100 नंबर्स को तो हम नहीं लिस्ट कर सकते ना, इसलिए हम बीच में 3 डॉट्स यूज कर लेते हैं ताकि सेट फाइनाइट भी हो जाए और हमें पता भी चल जाए कि इसमें आगे कितने एलिमेंट्स आने हैं। ओके, वेरी गुड। अब एम्प्टी सेट या फिर नल सेट, एम्प्टी सेट भी कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं, और सेट ऑफ नो एलिमेंट्स, इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। अब इसमें भी एक गलती करते हैं बच्चे, इसको लिखते हैं ऐसे। फॉर एग्जाम्पल इसको या तो हम एप्सिलॉन जो है इसकी ये साइन है इससे यूज करते हैं, ये यूज करते हैं, यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट्स बिना किसी एलिमेंट के यूज करते हैं। लेकिन अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने ये कर दिया और ये कर दिया, अब क्या हम इसको एम्प्टी सेट कहेंगे? क्या हम अब भी इसको एम्प्टी सेट कहेंगे या नहीं कहेंगे? नो, नहीं कहेंगे। वेरी गुड। इसको अब हम एम्प्टी सेट नहीं कहेंगे, इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये जो एम्प्टी है इटसेल्फ विद एन एलिमेंट ऑफ अ सेट, तो इसका एक एलिमेंट आ गया। एम्प्टी का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। अब आप लोगों से ना मेरा एक सवाल है। सवाल ये है कि हमने ना सेट की डेफिनेशन पढ़ी, सही है। अब सेट की डेफिनेशन क्या थी? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। और अब हम एम्प्टी सेट की पढ़ रहे हैं। अब एम्प्टी सेट में तो हम कह रहे हैं कि कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो अब फिर एम्प्टी सेट कैसे हुआ? जल्दी मुझे बताएं कि अगर हम कह रहे हैं कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, तो अब एम्प्टी में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो फिर हम उसको सेट क्यों कह रहे हैं? हम एम्प्टी को सेट क्यों कह रहे हैं? वेल डिफाइंड तो है, लेकिन वेल डिफाइंड के साथ साथ एलिमेंट होना भी तो जरूरी है ना, क्योंकि उसकी पूरी डेफिनेशन में आ रहा है कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स। इट्स हैव अ null set element या not objects, because set is denoted by curly bracket, because 0, okay, null set bracket की वजह से मैम फुल null element है, anything which doesn't exist can be placed in empty set, null set, 0 की वजह से, ब्रैकेट की वजह से। सही है। तो काफी क्लोज हैं आप लोगों के आंसर्स भी, लेकिन इसको हम सेट इसलिए कहते हैं ताकि हम ऐसे बता सकें। फॉर एग्जांपल हमने बताना है सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन, सही है। अब ए और बी में तो कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है, तो अब उसका इंटरसेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे? तो उसको डिफाइन करने के लिए हमें एम्प्टी की नीड पड़ती है। इस तरह की सिचुएशन में जब हमें कोई ऐसी चीज डिफाइन करनी हो जिसमें हमें कोई एलिमेंट नहीं मिले यानी 0 मिले, तो उसमें हम क्या करेंगे? तो उसको डिफाइन करने के लिए हमने नहीं, ऑब्वियसली मैथमेटिशियंस ने नल सेट का जो है और एम्प्टी सेट का जो है कॉन्सेप्ट दिया। ओके, अभी इक्वल सेट्स की बात करते हैं। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? टू सेट्स विद द सेम एलिमेंट्स, इक्वल एंड सेम एलिमेंट्स। अब यहाँ पर भी एक
एक्सेप्शन आती है? कौन बताएगा जल्दी? इक्वल सेट्स और दूसरे कौन से सेट होते हैं जिनके साथ एक्सेप्शन आती है इक्वल सेट के अलावा? अनइक्वल इक्विवेलेंट सेट, वेरी गुड। एक इक्वल सेट होता है, एक इक्विवेलेंट सेट होता है। इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में ये फर्क है कि देखें, आप एग्जाम्पल हमने इसकी करी। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा लेकिन वो एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल ए कॉमा बी कॉमा सी, ये क्या है? ये एक इक्विवेलेंट सेट है। इसमें क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, यानी पहले में भी 3 है, दूसरे में भी 3 है, लेकिन वो एलिमेंट्स एक दूसरे से सेम नहीं है, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट सेट। यानी इक्वल सेट नहीं है, ये इक्विवेलेंट सेट है। अच्छा, अब इसके बीच में फिर जो इक्वल वाली सिंबल है ना, ये सिंबल यूज नहीं होती, दूसरी सिंबल यूज होती है। मुझे अगर वो मिलती है इसमें से, सिंबल्स में से, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली सिंबल यूज होती है, तो इसको हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं, फिर हम इसको इक्वल सेट नहीं कहते हैं। ओके, सही है। तो अब मूव फॉरवर्ड, और हमारे पास जो है वो ऑपरेशंस ऑन सेट है। सेट पे भी बहुत सारे ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं, जिस तरह हमारे नंबर्स पे होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उसी तरह सेट्स पे भी हम बहुत सारे ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूनियन, कल भी मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया था, एक काफी बच्चों ने बताया भी था। यूनियन क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ईदर सेट ए और सेट बी, दोनों में एलिमेंट्स जो होंगे वो हम लिखेंगे, चाहे दोनों में से एक में भी हो फिर भी हम उसको काउंट करेंगे। सही है, तो उसको हम कहते हैं यूनियन ऑफ सेट। उनको लिस्ट डाउन करते हैं और फिर हम उनको एक सीक्वेंस में लिखते हैं, तो उसको हम कहते हैं यूनियन ऑफ सेट। सही है। अब इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स को कहते हैं, द सेट ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू बोथ सेट्स, यानी सेट ए में भी होना उसका लाजमी है, सेट बी में भी होना उसका लाजमी है, तभी हम उसको क्या कहेंगे? इंटरसेक्शन कहेंगे। अच्छा, यहाँ पर ना एक वर्ड यूज होता है और जब और की बात आती है तो यूनियन की बात आती है, और जब एंड की बात आती है तो इंटरसेक्शन की बात आती है। सही है, और होगा तो यूनियन, एंड होगा तो इंटरसेक्शन करना है। और कहा जाए तो मतलब आपने यूनियन करना है, एंड कहा जाए तो आपने इंटरसेक्शन करना है। अब डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है? द सेट ऑफ एलिमेंट्स इन वन सेट बट नॉट द अदर। अगर हमें ए डिफरेंस बी लिखना है तो हम ए सेट के ऐसे एलिमेंट लिखेंगे जो बी सेट के अंदर ना हो। सही है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एग्जाम्पल कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, ये हो गया हमारा जी सेट ए। सही है, ये हो गया सेट ए, और फिर हमारे पास है सेट बी। ठीक है, सेट बी में हमारे पास एलिमेंट है 4, 5, 6, 7। अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको आप समझ लीजिएगा। अगर हमें ए डिफरेंस बी पूछा गया है ना, तो हम क्या कौन से नंबर्स लिखेंगे? ए डिफरेंस बी लिखना पूछा गया है तो हम वो नंबर्स लिखेंगे जो ए में तो हैं लेकिन बी में नहीं है। यानी 4, 5 तो बी में है, इसलिए हम 4, 5 नहीं लिख सकते, तो ए डिफरेंस बी होगा 1, 2, 3। सही है, ए डिफरेंस बी होगा ये। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए बी डिफरेंस ए, तो बी डिफरेंस ए में फिर हम इस तरह नहीं लिखेंगे। बी डिफरेंस ए में फिर हम लिखेंगे, बी डिफरेंस ए में हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो बी में तो हैं लेकिन ए में नहीं है। तो 4, 5 दोनों में है, इसलिए हम 4, 5 नहीं लिख रहे। फिर बी में जो बाकी एलिमेंट्स बचे वो हैं 6 और 7। सही है, तो इस तरह से हमारे पास ए माइनस बी एक डिफरेंट चीज आ जाती है और बी माइनस ए एक डिफरेंट चीज आ जाती है। उसके बाद हमारे पास एक दूसरी चीज आती है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स नॉट इन द गिवन सेट। यानी कि कॉम्प्लीमेंट अगर लेना हो तो आपको एक दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सल सेट, जिसको हम यू से शो करते हैं। सही है, यूनिवर्सल सेट दिया गया है और यूनिवर्सल सेट आपका डिफाइन होता है 1, 2, 3, डॉट 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 टू 10, यानी 1 से लेके 10 तक फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सेट आपका यूनियन है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट है। तो अगर आपको यूनिवर्सल सेट में से ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जबकि आपका ए सेट कहता है कि वो है 1, 2, 3, ये आपका क्या कौन सा सेट है? ए सेट है। अब अगर आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए कॉम्प्लीमेंट में वो नंबर्स आएंगे, वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में नहीं है। तो बताएं कौन से नंबर्स आएंगे? यू माइनस ए, वेरी गुड।
4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। तो हमारा इसका आंसर होगा 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हमारा हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह अगर बी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो बी कॉम्प्लीमेंट भी हम इसी तरह निकालते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज आती है जो शायद समझना आप लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है। वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेट है 1, 2, 3, 4, 5। सही है। अब अगर मैं कहूं कि 1, 2 ये एक सेट है, ये एक सेट ए है और ये आपके पास सेट बी है दूसरा। तो आप मुझे बताएं हम क्या कहेंगे कि बी का ए के साथ क्या रिलेशनशिप है। अगर हमें बताना हो कि बी का ए के साथ क्या रिलेशनशिप है तो हम कैसे बताएंगे। बी इज अ सबसेट ऑफ ए। वेरी गुड। यानी कि बी जो है वो ए का सबसेट है। सबसेट क्या होता है। सबसेट होता है एक सेट का वो सेट जिसमें उसके एलिमेंट्स मौजूद हो, भले सारे भी मौजूद हो तब भी वो सबसेट कहलाएगा, सारे सारे मौजूद नहीं हो, थोड़े से मौजूद हो तब भी वो उसका सबसेट कहलाएगा। तो इसीलिए हम उसको कहेंगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए। सही है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेट के टोटल कितने सबसेट होंगे तो आप कैसे बताएंगे। अगर मैं पूछूं कि ए सेट है 1 2 3 4 5, अब बिना सबसेट्स निकाले आप मुझे बताएं कि उसके सबसेट हमें कैसे पता चलेगा कि कितने सबसेट्स होंगे। कोई कह रहा है 64, कोई कह रहा है 32, 2 पावर n। ओके, वेरी गुड। तो किसी ने हमें बताया अभी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमें सबसेट निकालने हैं ना किसी भी सेट के, तो हम क्या करते हैं। एक सेकेंड। हम लगाते हैं भाई एक फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं 2 पावर n। एक्सक्यूज मी, सॉरी। 2 पावर n। अब 2 पावर n में जो ये n है ना ये शो करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। n बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब किसी भी सेट का सबसेट निकालना हो, भले उसमें 10 एलिमेंट हो, भले उसमें 5 हो, 15 हो, 20 हो, जितने भी हो, डोंट राइट ऑन स्क्रीन प्लीज। पवन कुमार, पवन कुमार प्लीज स्क्रीन पर मत लिखें, दिस इज सो एम्बैरेसिंग। ओके, वेरी गुड। 2 पावर n जो होता है वो n जो होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो करता है। तो यानी अगर हमें इसका बताना हो तो इसमें 5 है, तो 2 पावर 5 इज इक्वल्स टू 32। तो इसके टोटल जो होंगे सबसेट्स वो एलिमेंट्स 32 होंगे। अब सबसेट्स को लिखते हैं हम इसे कि जिसमें पूरे सबसेट आ जाए उसको हम कहते हैं पावर सेट, यानी पावर सेट ऑफ ए। अगर हमें ए का पावर सेट लिखना है तो हम इसको इस तरीके से, इसकी नोटेशन ये होती है पी और फिर ब्रैकेट्स में ए कैपिटल, तो इसको हम कहते हैं पावर सेट। अब पावर सेट में सबसे पहला किसी के भी अगर हमने पावर सेट निकालना हो, किसी भी सेट का पावर सेट, तो उसका सबसे पहला सबसेट क्या होता है जिसको हम कहते हैं एम्प्टी। क्या कहते हैं। एम्प्टी कहते हैं। कहाँ क्या है। सही है, उसको हम कहते हैं एम्प्टी। एम्प्टी सबसे पहला सबसेट होगा। सही है। उसके बाद अब देखें, अब यहाँ पे क्या होता है, ये तो एक ब्रैकेट आ जाती है, उसके बाद हर एक अंदर सेट जो सबसेट होते हैं उसको हम फिर कर्ली ब्रैकेट से नहीं लिखेंगे, फिर हम उसको स्मॉल ब्रैकेट से लिखेंगे। सही है। सॉरी, स्मॉल ब्रैकेट से लिखेंगे। अब जो सबसे पहला होगा वो 1 होगा, फिर जो है हमारे पास 2 होगा, यानी कि ऐसे हम करते जाएंगे, पहले एक एक एलिमेंट, फिर दो दो, फिर तीन तीन, फिर चार चार, पांच पांच, और सबसे लास्ट में वो पूरा का पूरा सेट ही हम कर देंगे, उसमें लिख देंगे, तो उसके सारे के सारे हमारे पास सबसेट आ जाएंगे। इसको हम पावर सेट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और सेट की टाइप आती है जिसको हम सिंगलेटन सेट कहते हैं। सिंगलेटन सेट वो सेट होता है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, कोई भी एक एलिमेंट हो तो उसको हम सिंगलेटन सेट कहते हैं। सही है। उसके बाद हम क्या कहेंगे, नेक्स्ट चीज पर आ जाते हैं। जो एक चीज मिस हो रही है, मतलब मैं सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ए, और उसके बाद आता है डेल्टा टाइप एक सिंबल होती है जिसको हम डेल्टा कहते हैं। आई होप आई विल फाइंड इट ओवर हियर। ये रहा। सही है। तो अब इसको हम क्या कहेंगे, ये जो मैंने लिखा है इसको हम क्या कहते हैं। जैसे बीच में यू था तो हम यूनियन कह रहे थे, फिर इंटरसेक्शन कह रहे थे। ए, अच्छा इसको हम डिफरेंस कह रहे हैं।
ओके, ए डेल्टा बी, चेंज, डिफरेंस, ओके। इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस? सिमेट्रिकल डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। अब वो क्या होता है, मतलब दो सेट्स के बीच में अगर हमें सिमेट्रिकल डिफरेंस बताना हो तो वो कौन से एलिमेंट्स आएंगे फिर उसके अंदर? सिमेट्रिकल या सिमेट्रिक डिफरेंस? सिमेट्रिकल डिफरेंस होता है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। सिमेट्रिकल डिफरेंस ए और बी दोनों के कौन से एलिमेंट्स लिखेंगे? देखें, अब मैं अगर आपको बोलूं ए, एक सेट हमारे पास है ए बी सी डी ई, ये मेरा सेट कौन सा है? ए सेट है, सेट ए है। और दूसरा सेट मेरे पास है बी है। कौन सा है? बी है। और उसमें जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं वो हैं डी ई एफ जी एच। तो अब अगर मैं पूछूं आपसे कि ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी क्या होगा तो उसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे? जल्दी से मुझे बताएं, चैट में मुझे लिख के बताएं कि ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? डी और ई आएंगे। अच्छा, सिर्फ डी और ई आएंगे? ए बी सी डी एफ जी एच आएंगे। अच्छा, ऐसा क्यों? कोई मतलब मुझे वजह बताए ना, लिख के नहीं बताओगे कौन कौन से आएंगे, ये बताओ कि कैसे हम डिफाइन करेंगे कि एसिमेट्रिकल डिफरेंस बी में कौन से एलिमेंट आने चाहिए। अच्छा, देखें, अब एसिमेट्रिकल डिफरेंस में वो चीजें आएंगी सेम कट इन बोथ रिमेनिंग। ओके, वेरी गुड। ऐसे एलिमेंट जो इनके इंटरसेक्शन के अलावा बाकी बच गए वो एलिमेंट्स सिमेट्रिकल डिफरेंस के अंदर आएंगे, यानी इनके इंटरसेक्शन में आएंगे डी और ई, बाकी जो भी बच गए, ए में भी जो बच गए और बी में भी जो बच गए वो हमारे होंगे एसिमेट्रिकल डिफरेंस बी के एलिमेंट। सही है, ये हो गया हमारा जी एसिमेट्रिकल डिफरेंस बी। अब मतलब मोस्टली चीजें हमने कवर कर ली जो सेट्स के अकॉर्डिंग होती हैं। अब उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो फिर हम जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। काफी चीजें हमने, आई एम श्योर आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी काफी चीजें पता है और बहुत सौ को हो सकता है ना भी पता होंगी, तो हमने एक रीकेप ले लिया जल्दी से उन चीजों का जो हमें करनी थी। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज पर, जो कि है नंबर सिस्टम। आप लोगों में से काफी बच्चों ने नंबर सिस्टम के बारे में बताया कि नंबर सिस्टम क्या होता है, उसमें कौन से नंबर सिस्टम्स आते हैं। जी, वेन डायग्राम इसके बाद है, नंबर सिस्टम के बाद हम वेन डायग्राम को भी डिस्कस करेंगे। सही है, डेफिनेशन। A number system defines a set of values used to represent quantity. टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स जो कि 1 से शुरू होते हैं और आगे इंफिनिटी तक चलते रहते हैं। अब होल नंबर और नेचुरल नंबर्स में बाकी सारे नंबर सेम होते हैं, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि होल नंबर्स में 0 होता है और नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं होता, बाकी आगे सेम चलता रहता है और ये इनफाइनाइट होते हैं। नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स जो हैं वो सेम होते हैं, सिर्फ 0 का डिफरेंस होता है। अगर हम 0 प्लस नेचुरल नंबर्स कर दें तो फिर वो होल नंबर बन जाते हैं। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। नंबर लाइन पे अगर हम कहें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं एक लाइन बना दूं, आई होप आई हैव दिस ऑप्शन हियर। चलें, अगर मैं ये लाइन बना देती हूँ, एक लाइन ना, तो आप देखें, अगर मैं ये कहती हूँ कि ये 0 है तो 0 के इस साइड पे यानी इस तरफ सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, पॉजिटिव नंबर्स, और 0 के उस साइड पे यानी इस साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे। कौन से नंबर्स होंगे? नेगेटिव नंबर्स होंगे। अब पॉजिटिव नंबर 0 से आगे ऐसे बढ़ते हैं, यानी कि इस तरफ बढ़ते हैं, राइट साइड पे सारे 0 से आगे बढ़ेंगे नंबर लाइन पे, इसको हम रियल नंबर लाइन कहते हैं। और 0 से लेफ्ट साइड पे बढ़ते जाएंगे तो वो कम होते जाएंगे, यानी -1 -2 से बड़ा होगा। सही है, अगर हम पॉजिटिव में बात करें तो 1 तो 2 से छोटा होता है, लेकिन अगर हम नेगेटिव में बात करते हैं तो पहले जो है यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास -2 होगा और यहाँ पे हमारे पास -3 होगा, यानी जितना पीछे जाएगा उतना नंबर कम होता जाएगा। सही है, और इसमें जितना आगे जाएगा उतना जो है वो बढ़ता जाएगा। सही है, इस तरह से हमारे पास पॉजिटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर्स। तो इंटीजर्स में कौन से नंबर्स आते हैं? पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, तो वो हमारे इंटीजर्स बनते हैं। और रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, और फिर जिसमें क्यू जो है वो 0 के बराबर ना हो, क्योंकि अगर क्यू यानी कि डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है तो फिर हमारे पास
आंसर सही नहीं आता। Q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है कि जो डिनोमिनेटर है ना हमारे पास, देखिए हमने इसको कहा है कि P बाई Q की फॉर्म में लिखना है, तो ये जो Q है वो डिनोमिनेटर है और हमें पता है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता, यानी कि एनीथिंग कैन नॉट बी डिवाइड बाय 0। 0 कैन बी डिवाइड बाय एनीथिंग बट एनीथिंग कैन नॉट बी डिवाइड बाय 0। इस तरह होता है तो इसका आंसर जो है हम 0 लिख सकते हैं, सही है। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर में भी ये चेक करके देखें कि अगर आप 1 डिवाइड बाय 0 करेंगे तो उसका आंसर नहीं आएगा, वो एरर हो जाता है, सही है। तो इसलिए इसको हम जब भी हम कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में रखते हैं ना, कोई भी वेरिएबल हो ए बी सी, आपने अलजेब्रा में भी देखा होगा कि अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में आता है तो ये नोट लिखा जाता है कि वो वेरिएबल 0 नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, सही है। तो किसी भी नंबर को हम 0 से तो डिवाइड नहीं कर सकते ना, तो इसलिए हम उसको जो है वो क्या कहते हैं, एरर आ जाता है, वो सॉल्व नहीं होता, इसको हम इंफिनिटी कहते हैं या फिर उसको हम कहते हैं कि किसी के बराबर नहीं है, इसीलिए हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शंस। अब उसके बाद आते हैं रियल नंबर्स। अब देखें इसमें भी एक वो है, आपको पता है कि रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो रियल नंबर्स में ऑल रेशनल और इरेशनल नंबर्स आते हैं। अच्छा, रेशनल में यहाँ पे तो हम सारे होल नंबर्स की बात करते हैं, पूरे पूरे नंबर, नेचुरल में भी पूरे आते हैं, होल में भी पूरे आते हैं, इंटीजर में भी आते हैं, लेकिन रेशनल्स में और फिर रियल नंबर्स में फ्रैक्शन वाले नंबर्स भी आते हैं, यानी 1/2, 1/3, 1/4, कोई भी वो रियल नंबर्स में आ जाते हैं। क्योंकि अगर आप ये देखें ना कि नंबर लाइन पे 0 और 1 के बीच में इतने सारे इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं कि हम उनको गिन भी नहीं सकते। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, 0.00001, ये भी एक नंबर है 0 और 1 के दरमियान में। उसके बाद 0.5 भी एक नंबर है 0 और 1 के दरमियान में, 0.6 भी एक नंबर है, 0.7 भी एक नंबर है, 0.8 भी एक नंबर है। तो 0 और 1 के दरमियान में बहुत सारे रियल नंबर्स हैं जो कि इनफाइनाइट है, हम उनको नहीं गिन सकते। ओके, उसके बाद हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स पे। प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है एक। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का अगर आप लोगों को पता है तो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें फॉर एग्जांपल एडिशन की भी एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है और मल्टीप्लिकेशन की भी होती है। जैसे कि अगर आप लोग देखें 1+2 करेंगे, 1+2 करेंगे तो वो बराबर होगा 2+1 के। चाहे हम 1 को पहले लिखें या हम 2 को पहले लिखें, आंसर सेम ही आना है जो कि होगा 3। तो इसलिए इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि ताकि हम पहले बी लिखें या पहले ए लिखें उसका आंसर सेम आएगा, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो कि एडिशन पे अप्लाई होती है। मल्टीप्लीकेशन पे भी होती है, यानी कि अगर आप 6 को 3 से डिवाइड करें या 3 को 6 से डिवाइड करें उसका आंसर सेम आएगा, उसके ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अच्छा, आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उस पे सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई नहीं होती, यहाँ सब्ट्रैक्शन कहते हैं, माइनस कहते हैं, सब्ट्रैक्शन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, क्योंकि अगर आप 2 में से 3 माइनस करेंगे या 3 में से 2 माइनस करेंगे तो इसका आंसर डिफरेंट आएगा। क्योंकि अगर आप 2 में से 3 माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा -1, और अगर आप 3 में से 2 माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा +1। सो दैट्स व्हाई वी से कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, वो मल्टीप्लीकेशन और एडिशन पे वैलिड होती है, सब्ट्रैक्शन पे नहीं होती। फिर दूसरी प्रॉपर्टी आती है जिसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसमें 3 नंबर्स हैं आपके पास ए बी सी। पहले आप ए को बी से ऐड करो और फिर सी में ऐड करो, या पहले आप बी और सी को ऐड करो और फिर ए में ऐड करो, उसका आंसर सेम आएगा, सही है। जैसे मैं अगर आपको करके दिखाऊं, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 3 आ गया। अगर आप 1 और 2 को पहले ऐड करेंगे तो 3 आएगा, फिर बाद में 3 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। उसी तरह अगर आप 1 को ऐसे ही रहने दें, यहाँ पर आप 2 को 3 से प्लस करें तो 5 आंसर आएगा, फिर 1 में प्लस करें तो अगेन 6 आंसर आएगा। तो इसका कोई जो है इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। रियल नंबर्स के प्रॉपर्टीज में एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशंस यूज होते हैं, सही है। अच्छा, रियल नंबर्स के जो है में होते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन को हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो वो भी अगर जरूरत पड़ी तो हम एक लेक्चर रख देंगे इसका। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भले आप बी और सी को ऐड करके ए से मल्टीप्लाई करें, या पहले आप बी को ए से मल्टीप्लाई करें, ए को सी से मल्टीप्लाई करें, फिर दोनों को ऐड करें, तब भी बात सेम है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है।
और मल्टीप्लीकेशन पे भी होती है, इसमें अगर माइनस आ जाए तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगी। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम वेन डायग्राम पे। टाइम भी बहुत थोड़ा सा बचा है, जल्दी से मैं इसको जो है वो कवर करती हूँ। वेन डायग्राम का लास्ट टॉपिक, डेफिनेशन इसकी क्या होती है? डायग्राम दैट शोज ऑल पॉसिबल लॉजिकल रिलेशंस बिटवीन अ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ सेट्स, उसको हम वेन डायग्राम कहते हैं। एग्जाम्पल, illustrate the union, intersection and difference using a Venn diagram with two sets। अब हम आप लोगों को दिखाते हैं, एक सेकेंड, आप लोग मुझे सिर्फ एक सेकेंड दें, मैं आपको दिखाती हूँ। देखें, अब वेन डायग्राम पे मैं आपको बता दूं कि अगर हमें कोई भी सेट वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करने होते हैं तो हम कैसे करते हैं। सही है, अगर मैं इसको कहूँ कि ये जो है वो सेट ए है और इसके बाद वाला जो है वो सेट बी है, सही है, तो प्लीज डोंट राइट ऑन स्क्रीन, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। सही है, स्क्रीन पे नहीं लिखें। अब यहाँ पे देखें आप लोग, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि हम किस तरह से, यानी कि ए और बी, ये जो मैंने कलर्ड हिस्सा किया है ना, ये समझ लें एक सेक्शन 1 है। सही है, इसको हम कह सकते हैं द सेक्शन रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स दैट आर इन सेट ए बट नॉट इन सेट बी। यहाँ पर वो एलिमेंट्स आएंगे जो सिर्फ सेट ए में होंगे, सेट बी में नहीं होंगे। फिर अगर हम दूसरे सेक्शन की बात करें, अब जिसको मैं कलर कर रही हूँ, इसको मैं मिटा देती हूँ, एक सेकेंड। सही है, अब जो ये हिस्सा कलर्ड है उस हिस्से को हम कहते हैं बी माइनस ए, यानी कि इसमें वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि बी में हैं, ए में नहीं है। उसके बाद अगर मैं इसको भी अगेन इरेज कर दूं, तो बीच में ये जो बीच वाला हिस्सा आ रहा है ना, मिडिल वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन। उसमें हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो कि दोनों दोनों में होंगे, ए में भी होंगे, बी में भी होंगे, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। सही है, तो यहां तक बात क्लियर हो गई। ये हो गए 3 सेक्शंस। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करूँ, एक सेकेंड, तो ये जो बाहर वाला है ना, अब जो मैंने एक रेक्टेंगुलर बना दिया है, इसको हम कह सकते हैं यूनिवर्सल सेट। सही है, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कह दिया, तो अब इसमें जो बाहर वाले एलिमेंट्स होंगे ना, यानी कि ये हिस्सा अगर हम कलर कर दें, बाहर वाला हिस्सा जो कि ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, तो वो कौन से सेक्शन कहलाता है? वो सेक्शन कहलाता है हमारे पास, कौन सा सेक्शन? ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये वाला हिस्सा जो अभी कलर्ड है, यानी कि जो ए में भी नहीं होंगे, बी में भी नहीं होंगे, वो होंगे हमारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स होंगे, लेकिन वो हमारे ए सेट में भी नहीं होंगे और बी सेट में भी नहीं होंगे। ओके, सॉरी, वॉइस कट हो रही थी, मुझे नहीं पता था। कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि हमारे दोनों में नहीं होंगे, यानी कि वो ए में भी नहीं होंगे और बी में भी नहीं होंगे। तो ये सेक्शन वाइज हमने डिस्क्रिप्शन बनाई है कि ए सेट और बी सेट के क्या क्या डिस्क्रिप्शन हो सकती है, सेक्शन वाइज कौन से सेक्शन को क्या कहते हैं और उसमें कौन कौन से सेट्स आते हैं। अब इसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आप ए सेट के कोई एलिमेंट ले लें और बी सेट के कोई एलिमेंट ले लें और उन पे ऑपरेशन अप्लाई करके उनको यहाँ पे फिट करने की कोशिश करें, तो ये हो जाएगा। वरना नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से करवा दूंगी। बाकी अब जल्दी जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है। पहले पहले क्वेश्चन का जवाब दें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ फाइनाइट सेट? ए, बी, सी और डी। सी, द सेट ऑफ ऑल इंग्लिश वॉवल्स। ठीक है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमारे पास इनफाइनाइट होता है। द सेट ऑफ ऑल स्टार इन द यूनिवर्स इनफाइनाइट। द सेट ऑफ इंटीजर्स भी इनफाइनाइट। तो सी इज द राइट आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिप्रेजेंट?